अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा का कल्चर नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करें, ये असल में कांग्रेस का कल्चर है। बिल्कुल जी, भाजपा का बिल्कुल कल्चर नहीं है। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी जो है ये अपना अजीत पवार, उसने भ्रष्टाचार करा, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भाजपा का कल्चर थोड़ी है, नहीं है। छगन भुजबल 180 करोड़ की संपत्ति उसकी ईडी ने जब्त करी, भ्रष्टाचार का आरोपी था, अब ईडी ने उसको क्लीन चिट दे दी क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गया। भाजपा का कल्चर थोड़ी है। पीएम केयर फंड जो है सबसे बड़ा आज की डेट का सबसे बड़ा मात्र 2 लोगों को एक्सेस है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वो ही अकाउंट में देखभाल कर सकते हैं कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना हमने खर्च करा। आज तक एक आम आदमी को उसकी एक्सेस नहीं है, किसी को भी। आज तक उन्होंने इसको पोर्टल पे नहीं रखा कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना गया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण है या नहीं है? लेकिन ना, भाजपा भ्रष्टाचारी थोड़ा है। भाजपा भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकती। चाहे वो छगन भुजबल उनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी शामिल हो जाए तो नहीं होगी, अजीत पवार शामिल हो जाए तो नहीं होगी, नीलेश राणा शामिल हो जाए तो नहीं होगी, नीतीश राणा शामिल हो जाए तो नहीं होगी, अशोक चौहान शामिल हो जाए तो नहीं होगी, और आपका हेमंत बिश्वा शर्मा शामिल हो जाए तो भी नहीं होगी। ना, भ्रष्टाचार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भ्रष्टाचार का सवाल तो इसलिए नहीं उठता, भाजपा के राज में नितिन गडकरी साहब ने आके एक बयान दिया था पीछे, द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का उसका टेंडर था और उस पर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च कर दिया गया। जब उस पर सवाल उठे, कैग ने उस पर सवाल उठाए, कैग के 7 अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कर लो, कौन सा भ्रष्टाचार भाई साहब? कैसा भ्रष्टाचार? एक नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट भी नहीं होता, उस पे आयुष्मान योजना में 10,000 लाभार्थियों को पंजीकृत कर दिया गया और 7.5 लाख करोड़ का घोटाला आज तक जो है आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है। लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार थोड़ी करा है, वो नंबर भी एडजस्ट नहीं करता। और जिन्होंने कैग ने ये मुद्दा उठाया, फिर से उन कैग अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। कर लो, आप क्या करोगे? भ्रष्टाचार थोड़ी करा है भाजपा ने। ना, भ्रष्टाचार थोड़ी करती है भाजपा, कभी नहीं करती। 7.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार थोड़ी है। 7.5 लाख करोड़ तो बहुत छोटी रकम है ना। 18 करोड़ पर किलोमीटर और बन रहा है 250 करोड़ 1 किलोमीटर। भ्रष्टाचार थोड़ी है। 232 करोड़ खा गए, उसका कोई जवाब दे ही नहीं है। भ्रष्टाचार थोड़ी है, ये तो बहुत छोटी छोटी रकमें होती है, इसको भ्रष्टाचार में थोड़ी गिनना चाहिए। अच्छा, उनका कहना है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पे घुसपैठियाँ खत्म करने का काम कर रहे हैं वो, पर जहाँ पे विपक्षों की सरकार है वहाँ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका वोट बैंक बना हुआ है। कितना वोट बैंक? एक तो मैं उनकी कैलकुलेशन से बहुत हैरान परेशान रहता हूँ मैं, वो कैलकुलेशन कैसी लगाते हैं। अभी ये घुसपैठियों का मुद्दा जो है हमारे जबरदस्त जोर पकड़ा गया। अभी 3 दिन से मैं लगातार इसकी रिपोर्टें देख रहा हूँ, सीमापुरी और ये श्रीनिवासपुरी या संगम विहार और ये देवली वगैरह में जाके जो है दिल्ली पुलिस वाले जो है लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, शास्त्री पार्क वगैरह में जाके। अभी तक कितने लोग निकले हैं? 2 संदेहास्पद लोग निकले हैं जिन्हें बांग्लादेशी माना जा रहा है। आप एक बात बताइए, दिल्ली में मैं दिल्ली का सबसे पहला छोटा उदाहरण दिल्ली का देता हूँ। दिल्ली में वोटर कितना है? 1,57,00,000 वोटर। 1,57,00,000 वोटर अभी पिछली वोटर लिस्ट के हिसाब से थे, अभी नए घटेंगे जुड़ेंगे, लगभग वही 1,60,00,000 के आसपास वोटर हो जाएंगे। एक सीट पे कम से कम 25,000-30,000 वोटर से हेरफेर होता है। क्या आपने कहीं भी 25-30,000 आपने बांग्लादेशी देखे अवैध रूप से बढ़ते हुए देखे? कहीं आपने देखे कि जिनको कहा जाता कि ये वोट बैंक है, कि एक जगह पे आके 2 लाख लोग जो आके वोट डाल के 2 लाख बांग्लादेशियों को आपने कहीं निकलते बढ़ते देखा? कहीं आपने देखा? आप भी अपने इलाके में रहते होंगे, हर आम आदमी से अपील करता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपने किसी अवैध बांग्लादेशी को रहते हुए देखा? नहीं देखा होगा। भैया, दिल्ली पुलिस लगातार सर्वे कर रही है, मात्र 2 अभी सीमापुरी में मिले हैं और वो भी संदेहास्पद है। उन्होंने भी कहा जी हम अपने पेपर दिखा देंगे और उसके बाद हमारे पेपर चेक कर लेना, हम भी यहीं के हैं, हम भी पुराने लोग हैं, हम बाहर से नहीं आए हुए। सीधी सी बात है। ये बांग्लादेशी उनको ठहराया जा रहा है जो पश्चिम बंगाल से, जो झारखंड से, जो बिहार के बॉर्डर पे बांग्ला बोलने वाले लोग जो हैं, जो दिल्ली में आके बस गए हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो अपना झोला लेके घूम रहे होते हैं और जो कबाड़ चुन रहे होते हैं, इस तरह के लोग, जो गरीब आदमी जो आते हैं, जिनके पास आइडेंटिटी तो होती है लेकिन वो उनकी शक्ल सूरत और जो है वो, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ से मिला हुआ है, बिहार बंगाल बॉर्डर मिला हुआ है, तो उनकी शक्ल उनकी भाषा इस तरह की होती है जो उन्हें बांग्लादेशी मान के कहा जाता है। जैसे आपको याद है पीछे गाजियाबाद में ये बात करते हैं, गाजियाबाद में तो डबल इंजन की सरकार है। एक व्यक्ति था वो दाढ़ी वाला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने जाके वहाँ पे उनको सबको मारना पीटना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो जेल में गया नहीं गया, अब कल परसों उसकी जमानत हुई है, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया ना कि ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये यहीं के सारे स्थानीय नागरिक हैं। आप 2.25 करोड़ वोटर, 1,60,00,000 वोटर दिल्ली में जो है वो हैं, उसमें अगर हार जीत का फैसला करा जाएगा तो मरे से मारा एक सीट पे 25,000 कम से कम गिनती होनी चाहिए, तब जाके हार जीत होती है। क्या आपको इतने बांग्लादेशी आपको नजर आते हैं? क्या घुसपैठिए आपको नजर आते हैं? कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ इन्होंने चुनावी मुद्दा उछाल रखा है, अरे घुसपैठिए, रोहिंग्या। अरे भाई, रोहिंग्या आ भी गए तो गलती किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कमी है। अगर घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं तो गलती तो आपकी है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा किसके अंदर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। सीधा गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, बात खत्म। राज्य सरकार इसमें क्या करेगी? अच्छा, ऐसे दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं तो कई भाजपा के कई नेता झुग्गी झोपड़ियों के बीच में जाके रह रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, क्या कहना है उस पर? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं बच के रहिए क्योंकि उसको भी ना उड़ा। चुनावी स्टंट 2 साल पहले 3 साल पहले भी यही बात हुई थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आपने सबने सुना होगा, बीजेपी ने नारा दिया था जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। पिछले इलेक्शन से पहले इन्होंने वादा करा था जितनी भी इलीगल कॉलोनी है उनको परमानेंट करा जाएगा।
क्या? क्या वो इलीगल कॉलोनी परमानेंट हो गई? नहीं हुई। आज तक भी उनका वो मामला अधर में लटका हुआ है। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान देने का वादा करा था, कालका जी में सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई थी, यमुना खादर में सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई, उनको मकान देने का वादा करा गया था। और मकान देने का वादा कहाँ करा गया? भवाना में देंगे, बक्करवाला में देंगे। क्या उनको जगह मिल गई? आज तक कोई भी एक झुग्गीवासी आके कहते कि जी मुझे मकान मिल गया, मिला उन्हें? नहीं मिला। अब फिर से वही चुनावी स्टंट लेके आके जहाँ झुग्गी में जहाँ मकान, झुग्गी वाले हमारे दोस्त हैं, अब झुग्गी वालों के पास जाके हम सोएंगे। सो लो भैया एक दिन। झुग्गी वाले भी जानते तुम कैसे आदमी हो, कितने नौटंकी बाज हो। आज तुम उनके घर पे जाके सो लोगे, लेकिन तुम निकलोगे और उन्हें पता है कि हमें वोट कहाँ देना। जानते नहीं क्या वो लोग? जी 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 बिल्कुल। क्या कहना है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का सबसे बड़ा जुमला कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का जुमला दिया, कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, तो भाजपा हटा दे। क्या भाजपा हटा सकती है? भाजपा ने तो उल्टा गरीबों की संख्या बढ़ा दी है, हटाना तो बहुत दूर की बात है। आज खुद भाजपा सरकार इस बात को मानती है कि हम इस देश में 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा ने गरीबी हटाई या गरीबों को बढ़ा दिया? अब इसका जवाब तो आपको खुद सरकार से लेना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 2014 के बाद ही देश को सुधारने का काम उन्होंने किया है, चाहे संविधान हो, देश को सही स्थिति में भाजपा लेकर आई है। नहीं, संविधान की बात आपने की है, बुलडोजर किस संविधान के तहत चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है जी, किस संविधान के तहत मौजूदा सरकारों को, जिसे जनता चुनकर आती है, उसे गिराकर अपनी सरकारें बनाई जा रही हैं? कौन से संविधान के तहत? कौन से संविधान के तहत दूसरी पार्टियों के नेताओं को, ठीक है जी, यहाँ तक के सीएम को, इस देश की राजधानी के सीएम को जेल में उठा के डाल दिया गया? कौन से संविधान के तहत? संविधान, ठीक है ना। संविधान की जितनी बात ये भाजपा करती है, ये उतनी ज्यादा धज्जियां दिन रात संविधान की उड़ाती है। जहाँ तक बात है, आप कुछ मत पढ़िए, 1950 के बाद आरएसएस के सारे मुखपत्र उठाकर पढ़ लीजिए। संविधान के वो शुरू से खिलाफ रहे हैं। उनके जो गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने कहा था कि संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि ये तो हिंदुओं को कभी स्वीकार नहीं होगा, ये वाला, इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है। तो संविधान के तो शुरू से विरोधी है। जब अम्बेडकर को शुरू से वो गाली देते आ रहे हैं। अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आ रहे थे, जब हिंदू महिलाओं को न्याय देने चाह रहे थे, तो अम्बेडकर को खड़े होकर गालियां देते थे रामलीला मैदान में। और संसद के अंदर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका विरोध करते थे। तो अम्बेडकर का और संविधान जैसी बात जो है बीजेपी आरएसएस के मुंह से अच्छी नहीं लगती, और शुरू से संविधान के और अम्बेडकर के विरोधी रहे हैं। अच्छा, पर मोदी जी का कहना है कि नेहरू जी लगातार संविधान के खिलाफ थे, संशोधन करते रहते थे संविधान में। वो तो ये कहेंगे, ये बताइए कि संविधान की मूल भावना से कभी छेड़छाड़ नहीं करी गई। संविधान को ये अभी 24 का चुनाव ज्यादा बीते नहीं है, 400 सीटें लाने की बात क्यों कर रहे थे? ताकि संविधान बदला जाए। तो संविधान से कितना प्रेम है, आप खुद देख लो। बिल्कुल। तो अच्छा, कह रहे हैं कि गला घोटने का भी कोशिश किया कांग्रेस ने संविधान का, क्या कहना है? संविधान का गला घोटने की बात, कोशिश तो जो है शुरू से बीजेपी आरएसएस, मैंने बताया ना किस तरीके से वो संविधान के विरोध में लिखते आए हैं। सावरकर ने लिखा है कि संविधान जो है, इसमें किसी भी तरह की भारतीयता नहीं है, ये हिंदुओं को कभी स्वीकार नहीं होगा। और ये कभी भी सामाजिक न्याय हो, संविधान हो, अम्बेडकर हो, उनके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करा है, सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करा है। संविधान के साथ ये नहीं थे, संविधान के बजाय ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और उसके विरोध में सारे महापुरुष थे देश के। अच्छा। संविधान संशोधन अगर पिछली सरकारों ने करा है या कांग्रेस ने करा है, तो वो संशोधन देश हित में तो होना चाहिए। इनके संशोधन क्या लेके आते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढो, इनके संशोधन लेके आते हैं कि बुलडोजर चलाओ, इनके संशोधन लेके आते हैं कि पूरे दुनिया से जो है हिंदुओं को लाओ और ऐसा कानून बना दो। मैं सीए एनआरसी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक पक्ष को छोड़ दिया जाए, मतलब भेदभाव वाले संविधान। आप अगर ताकत में हैं और आप बहुमत में हैं, तो आप ये नहीं चलेगा कि आप अपने मन से ऐसे कानून लाओ कि उसमें अल्पसंख्यकों का हनन हो, उसमें गरीबों का हनन हो। यहाँ देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय जो नज़र आ रही है, जिसमें हमारा विकास भी रुक रहा है, वो हिंदू मुसलमान और नफरत है, जो ये सरकार खुल के फैलाना चाहती है, जिससे सारे मुद्दे दब जाएं और ये लोग, सीधे साधे लोग, इसी में उलझ के रह जाएं। ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। जहाँ हमारे आसपास के देश तरक्की कर रहे हैं, चाइना हुआ और दूसरे देश हुए, और हम आपस में लड़ के इस तरह तो और बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अच्छा।